हेलो दोस्तों, आज हम आपको फैमिली कोर्ट से संबंधित कुछ मामले बताऊंगा। आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जिससे आप फैमिली कोर्ट के मुकदमे 80% या ये कहीं 90% भी जीत सकते हैं अगर आपने ठीक से मेहनत करें तो। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2020 में एक नेहा बनाम रजनीश का केस निर्धारित करा था, जिसमें कुछ गाइडलाइन दी थी। उस गाइडलाइन को और उस केस को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी पेजों का वो केस है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें गाइडलाइन बहुत अच्छी दी है, जिसमें 72 पैरा पे भी बहुत कुछ दे रखा है। उसमें खासकर ये है कि अगर अमूमन जो होता है फैमिली कोर्ट के मुकदमे जो होते हैं, खासकर मेंटेनेंस के, वो पत्नी द्वारा दाखिल करा जाता है। तो जब पत्नी द्वारा दाखिल करा जाता है तो वो जो प्रेजेंट में केसेस चल रहे हैं उसमें जब पुराने केसेस चल रहे हैं तो नेहा रजनीश के 72 पैरा में लिखा ही हुआ है कि उनमें पुराने या नए के सब में सबसे पहले आपको नेहा रजनीश में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है वो ऑन एफिडेविट दोनों पार्टियों को दाखिल करना पड़ेगा। अब इसमें जैसे पत्नी का होता है तो पत्नी का मेंटेनेंस के मामले में वाइफ की ज़रूरतें, उसकी एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या है, उसकी बच्चे की स्थिति क्या है और विवाह का पीरियड कितना हुआ है, इसको भी ध्यान रखते हुए आपको उस एफिडेविट को बनाने में ये सब ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें ये भी है कि अमूमन ये केस जो होता है वो पत्नियां दाखिल करती हैं, तो जो विपक्षी पार्टी है वो ये कोर्ट से कह सकती है कि चूँकि वादी मुकदमा ये है, मुकदमा इन्होंने दाखिल करा है, तो ये मुकदमे को पहले एफिडेविट ये फाइल करें। और कभी कभी होता है पत्नियां जब मुकदमा करती हैं तो वो जिद में और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ये सही बात में पीड़ित हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन निकालने नहीं पहले वो दाखिल करें, तो कोर्ट कभी कभी ये बोल देता है कि आप साथ में एफिडेविट दाखिल करिए। मगर जो नियमता ये है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है कि वादी मुकदमा की हो पहले ये एफिडेविट फाइल करना पड़ता है। इस एफिडेविट में अमूमन देखा जाता है लोअर कोर्ट में कि सिंपल वो स्टैम्प वेंडर से ख़रीदते हैं उसको परफॉर्मिंग रूप में हो, उसको नॉट अप्लीकेबल ऐसे करके भर देते हैं। ये बहुत गलत होता है। आप इसको डीपली नॉलेज करें और उसको पॉइंट टू पॉइंट उसको हर चीज़ को भरते जाएँ, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। खासकर पत्नियों के लिए बता दें कि कभी कभी पत्नियाँ ये होते हैं कि वो ये मेंटेनेंस कम देना पड़े तो अमूमन बहुत लोगों को राय देते हैं कि वो अपना कम इनकम दिखाएं। ऐसा नहीं है, हमेशा सच बात बोलें। अगर आप मान लीजिए सरकारी नौकरी में है तो आप तो झूठ बोल नहीं सकते हैं, उसमें आपको सैलरी स्लिप वगैरह देनी पड़ जाती है, तो उसमें जो आपको सैलरी मिलती है वो आप उसको भरें। क्योंकि कभी कभी पत्नियां होती हैं वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के इसमें मेंटेनेंस मांगती हैं, तो उससे आपको एक बचत होगी। क्योंकि अगर आप कोर्ट को सही चीज़ नहीं बताएंगे तो कोर्ट एक अमूमन कयास लगा लेगी और आपको वो मेंटेनेंस ज़्यादा बढ़ सकता है आपका। तो इसलिए आप उसमें सही चीज़ भरें और अपनी एक एक डिटेल को सही बताएं। क्योंकि अगर आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं, आपको पैसा या सैलरी जो मिलती है उसकी सैलरी से आप लगाते हैं, तो उसमें अपनी अर्निंग के साथ साथ अपनी लायबिलिटीज़ भी शो करनी पड़ती है, जिसमें अब लोन वगैरह हो गया, किस्त वगैरह हो गया, ये सब भी भर सकते हैं, जिससे आपको आगे बेनिफिट मिलेगा। और पत्नियों के लिए है कि वो अपनी भी चीज़ सही ढंग से भरें, क्योंकि उससे ये क्या होता है कि मुकदमा फिर लंबा चलता है, कोर्ट को डिसाइड करने में थोड़ा सा समय लगता है और वो सही चीज़ नहीं आ पाती, जिससे आगे चल के पत्नी को दिक्कत होती है। और ख़ासकर मेंटेनेंस का मुकदमा या कोई भी फैमिली मैटर होता है तो मैं पत्नियों को खासकर बोलना चाहूँगा कि पहले कोशिश करें ये कि मीडिएशन में ही मामला सुलझाएं। किसी के बहकावे में या किसी कहने से आनन फानन में मुकदमा जल्दी दाखिल नहीं करा जाता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन कर रखी है कि कोई भी फैमिली मैटर हो उसको आप सबसे पहले समझौता केंद्र भेजेंगे। समझौता केंद्र का उद्देश्य ये होता है कि मुकदमा कोर्ट तक ना आ पाए, पहले आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। मगर क्या होता है, कुछ हमारे जूनियर अधिवक्ता भाई या कुछ अधिवक्ता भाई होते हैं वो थोड़ा
अब क्या कहें उसको ले वो मुकदमा फ़ाइल कर देते हैं। मगर आप भी अगर कोर्ट में वकालत करने आए हैं या कुछ करने आए हैं तो उससे आपको थोड़ा सा अपने क्लाइंट के प्रति थोड़ा सा लायबल होना पड़ेगा। उनको आप जब भी राय दें सही राय दें। अगर आपको मुकदमे की संख्या बढ़ाने में अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे पास जो स्टार्टिंग में मुकदमे आए थे तो मैंने उसको जल्दी जल्दी निपटाया था और सही निर्णय दिया था, जिससे कईयों के घर बन गए। और उनके बनने से तो इससे होता है कि आपके केसों में कमी नहीं आती। अगर आपको किसी को सही राय देंगे और उनका मामला बन जाएगा तो वो आगे चल के आपको बहुत से केस दिलाएंगे। मैंने इसी के बेस पे ही काम करा है और मैंने बहुत से केस निपटाए हैं, जिससे बहुत से केसेस में हमने मियाँ बीवी को जो 11-11 साल लग रहे थे उनको साथ में बसाया है इसी सुलह समझौते के आधार पर, क्योंकि हर एक अधिवक्ता को अच्छा कंसलेशन कर सकता है और अच्छा समझा सकता है। वकील क्या होता है किसी भी मामले का, वो सबसे अच्छा सुलह अधिकारी होता है अपने केसेस का। अगर उसने ठीक से और सही मन से दोनों को समझाने का प्रयास करा बिना किसी स्वार्थ का या किसी लालच के, तो वो मामला बनता है। इससे क्लाइंटेज भी बढ़ती है और आपका क्लाइंट के प्रति जिम्मेदारी होती है। तो क्लाइंट ये चीज़ हमेशा ऑब्ज़र्व करता है, तो वो कभी भी आगे चल के अगर कहीं भी ऐसा कोई मामला वगैरह होता है तो वो आपका नाम सजेस्ट करेगा। इसलिए आप थोड़ा सा अगर मुकदमा जीतना है तो नेहा रंजन को ठीक ढंग से पढ़िए, उस पर तैयारी करिए, उसी पे अपने क्वेश्चन वगैरह बनाइए, उसी पे आप बहस बना सकते हैं, क्योंकि उस पर बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जो आप अगर ठीक से स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि हम ये मुकदमा आसानी से जीत सकते हैं। क्योंकि जो फैक्ट्स लिखे होते हैं अमूमन वो प्रूफ करने में दोनों पार्टी को बहुत समय लगता है, क्योंकि वो अपनी चीज़ें बताती हैं, उसको फैक्ट लिखना वकील का काम होता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नेहा रजनीश की में गाइडलाइन जो ला के हम वकीलों को मुकदमा लड़ने और कोर्ट में मदद करने के हिसाब से बहुत ही अच्छा निर्णय है वो। उसको आप पहले डीप नॉलेज करके ही कभी भी अपना फाइल मुकदमा करते हैं फैमिली को संबंधित तो उससे करिए। नेहा रंजन के मामले में डिटेल में थोड़ा आपको और बताते रहूँगा। आपको एक वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट बता सकते हैं। जय हिंद।